चलो करते हैं। कहाँ तक हुआ था हमारा? मॉड्यूलस इनइक्वालिटी हुआ था ना? ठीक। रिलेशन के हाँ वो करना है हमें डिस्कस। यस ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मॉड्यूलस पे कुछ दो तीन बातें और कर लेते हैं हम। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 4, सिंपली ऐसा लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर साइन देखिए, मैं ना दो चीजें आपको बता रहा हूँ। पहला चीज तो ये है और दूसरी चीज मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। और तीसरी चीज लिख रहा हूँ मॉड ऑफ x माइनस 4 इज लेसर देन इक्वल टू 6। तीनों केस में मेरे को x की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, ताकि हम हमारा दिमाग क्लियर हो जाए कि भाई मॉडुलस यहाँ पर क्या है, बराबर का साइन है। जब भी गणित में मैथ्स में बराबर का साइन आता है तो उसका आंसर जो होगा वो सॉल्यूशन के फॉर्म में आएगा। एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन। जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो, क्वाड्रेटिक के कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? क्या उसके सॉल्यूशन इंटरवल के फॉर्म में मिलते हैं? जैसे किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया और उसके सॉल्यूशन, जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को सॉल्व किया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को सॉल्व किया इज इक्वल टू 0। तो मुझे पता है इसके जो रूट्स आएंगे ना वो 2 और 1 आएंगे। सॉल्व करके देख लीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 फैक्टर करेंगे, x माइनस 2 x माइनस 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 और 1 आ रहा है। तो क्या आप इसके आंसर को ऐसे लिखोगे क्या कि इस क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का आंसर ये नहीं है ना इसका आंसर? इसका मतलब तो क्या हो गया कि 1 से लेकर 2 तक आने वाले सभी थोड़ा ना है आंसर मेरे, सिर्फ आंसर क्या है 1 एंड 2, है ना। तो जब भी साइन आता है इज इक्वल्स टू का, तो आंसर कैसे आएगा? सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो बेटा इसका क्या आ जाएगा? अब आप देखो, हाँ भाई x माइनस 4, भाई किस में से 4 को घटाऊंगी 6 आ जाएगा, 10 में से 4 को घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो आ जाएगी x की 10 और एक और वैल्यू आएगी -2। सोचो x की वैल्यू एक और क्या आएगी? -2। क्योंकि देखो ना -2 -4 कितना होता है का मॉड क्या होगा? आई बात समझ में कि नहीं? अब आप बोलोगे कि यार ये आपने ऐसे कैसे कर दिया। आज ये हर चीज आती है। देखो मॉड खुलता है किन दो साइंस के साथ? तो x माइनस 4 क्या लिखोगे? प्लस माइनस 6, है ना। तो इससे क्या होगा आपका? x माइनस 4 या तो 6 के बराबर होगा या फिर x माइनस 4 माइनस 6 के बराबर होगा, है ना। अगर x माइनस 4 6 के बराबर होगा तो x देगा 10, और अगर x माइनस 4 माइनस 6 के बराबर होगा तो x देगा -2। आई बात समझ में? तो मॉड्यूलस में जब भी बराबर का साइन लिखा होगा तो आंसर कैसा आएगा? सॉल्यूशन के फॉर्म में। एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, है ना। ठीक है ना? अरे क्लियर है ना? हाँ। अब आते हैं इधर, इसका आंसर क्या आएगा? मॉड ऑफ x माइनस 4 शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन, है ना। तो ये हो जाएगा ऐसा, x माइनस 4 शुड बी लाइक दिस, है ना। आ रहा है ना समझ में? हाँ, होता है ना मॉड की इनइक्वालिटी ऐसे ही करते हैं ना। मॉड जब खुलता है तो अगल बगल में पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है। अब आप चाहो तो इसको ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक इन द सेंस ये कि एक में तो ऐसे लिखो और एक चीज में ऐसे लिखो। सही बात है कि नहीं, है ना। तो ये चीज देगी आपको, ये देगी कि नहीं, है ना। और ये चीज आपको क्या देगी? -6 + 4 कितना होता है? -2, है ना। ऐसा मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सही बात है ना। इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो ये आ रहा है। ये जो बात हो रही है, x जो है वो -2 के बराबर या उससे क्या होना चाहिए? हाँ, खुद सोचो आप, कोई x है जो -2 से तो छोटा होना चाहिए, लेकिन 10 से क्या होना चाहिए? बड़ा, है ना। 10 के बराबर या उससे छोटा, है ना। 10 के बराबर या उससे छोटा, लेकिन -2 के बराबर या उससे भी छोटा। तो -2 के बराबर या उससे छोटा कौन होता है? ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपको क्या आंसर देगा? -∞ से लेकर -2, है ना। सही बात है ना। और ये क्षेत्र आपको क्या देगा? 10 के अंदर अंदर। 10 के अंदर अंदर का मतलब क्या होता है? -∞ से लेकर
10 है ना। तो ये चीज आई आपकी, तो आपका आंसर क्या होगा? ये है माइनस इन्फिनिटी से -2, ये है माइनस इन्फिनिटी से 10। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 10 तक की कोई भी वैल्यू डालोगे ना वो सेटिस्फाई करेगा उसको, है ना। ये है देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, है ना। क्या क्या हो यस यस यस, हाँ तो x का वैल्यू ये होगा, यस यस यस, हाँ भाई हाँ, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। हाँ अब ये आप खुद सोचो एक बात, है ना, कोई ऐसा नंबर जो कि -2 के बराबर या उससे क्या हो छोटा, लेकिन 10 के बराबर या उससे बड़ा, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। ऐसा नंबर जो 10 के बराबर या उससे क्या हो बड़ा हो, लेकिन -2 के बराबर या उससे छोटा हो। अजीब सी नहीं लग रही है बात? अजीब सी लग रही है ना कोई? हाँ नहीं लग रहा है? यहाँ बोल रहा है 10, मैं हूँ 10 से बड़ा लेकिन मैं हूँ -2 से छोटा, कैसी बात लग रही है कि नहीं? हजम करने लायक बात नहीं है ना। तो कैसे दिखाएंगे इसको भाई? कैसे दिखाऊं इस चीज को? आंसर तो मुझे एक ही फॉर्म में पेश करना है, ऐसे दो टुकड़ों में आंसर नहीं लिख सकता मैं। आंसर मुझे एक ही फॉर्म में लिखना है, और इसका जो भी उत्तर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? इंटरवल के फॉर्म में आएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है, तो इंटरवल के फॉर्म में आएगा। हाँ बहुत ही बढ़िया तरीका है नंबर लाइन, -2 को भी मेंशन कर दो और 10 को भी मेंशन कर दो, ठीक है। -2 भी मेंशन किया, 10 भी मेंशन किया, और -2 के इधर का कोई नंबर लिखा ना मैंने, क्या लिखा? -3, तो -3 -4 कितना होता है? -7 का मॉड कितना होता है? 7, और 7 क्या 6 से बड़ा होता है? हाँ बात सच है, एक बात सच है। तो ये मेरे काम का रीजन है, टिक कर देता हूँ मैं इसको। जो मेरे काम का है उसको मैं टिक कर रहा हूँ, जो मेरे काम का नहीं होगा उसको मैं मना कर दूंगा, ठीक है ना। -2 से 10 के बीच में कुछ 0 -4, -4 का मॉड 4, क्या 4 6 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है? ये गलत रीजन है। और 10 के इधर आओ, 11 में से 4 गया तो 7 का मॉड 7 और 6 से बड़ा होता है, यानी ये भी मेरे काम का है ना। तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो गया? -इन्फिनिटी से लेकर -2 क्लोज, फिर यूनियन, और फिर क्लोज 10 से लेकर इन्फिनिटी। आ रहा है समझ में? पक्की बात? तो ये हुआ हमारा सेकंड। मैं बस फर्क दिखा रहा हूँ आपको तीनों चीजों में, है ना। इसका उत्तर आएगा सॉल्यूशन के फॉर्म में, दो सॉल्यूशन आए इसके, इसका और इसका कैसा आएगा? इंटरवल के फॉर्म में। और आई होप ये समझ गए आप। तो इसका कन्वर्स ये आएगा, मतलब इसका उल्टा, सॉरी इसका उल्टा ही आएगा आंसर। हाँ तो बेटे क्या आ जाएगा? -2 से लेकर 10 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2 से लेकर 10, क्योंकि इसका आंसर क्या है? -इन्फिनिटी से लेकर -2 क्लोज, फिर यूनियन, फिर 10 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। ऐसा आ जाएगा। ये लो यार, ये खुश है ना। ऐसे नहीं भी लगाते तो भी चलता है, क्योंकि उसको ना तो कोई बंद कर पाया है सबसे छोटे नंबर को, है ना, कोई खोल नहीं सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। तो अगर आप सिर्फ ऐसे लिखोगे ना तो भी बहुत स्टाइलिश लगता है। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ मतलब लगता है कि हाँ पढ़ लिख के आया है बच्चा, इसलिए इस तरीके से लिख रहा है। अगर ऐसे खेल रहा है तो बहुत मतलब उसको समझ में है कि हाँ भाई ये उत्तर भी मेरा सही है, ठीक है ना। पेश किया जा सकता है ऐसे, लेकिन आप आदत डाल दो इसी तरीके से, सही बात है ना। तो ये तो समझ में आएगी होगा फिर कन्वर्स, मतलब इसी से यही आएगा, इक्वलिटी का साइन घूमा हुआ है, तो जो क्षेत्र इसके लिए काम आया था, जो नहीं आया था वो इसके लिए हो जाएगा, है ना। आगे बात समझ में? ठीक है। फ्रैक्शनल मॉड्यूलस, मतलब मॉड्यूलस अपॉन मॉड्यूलस का मैंने कल एक सवाल करवाया था, मतलब वो ध्यान रखिएगा। मॉड अपॉन मॉड की इक्वलिटी कैसे सॉल्व करते हैं? x-3 अपॉन x+4। हाँ अब मैं इक्वलिटी का साइन नहीं दिया मैंने यहाँ पर, सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, चलो ये उल्टा कर देते हैं, दिखा आगे बात समझ में। मॉड ऑफ समथिंग शुड बी लेस देन 3, इक्वल टू का नहीं है यहाँ पर, है ना। तो मैं समझ गया कि x-3 अपॉन x+4 क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए ना, -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। अरे ये तो आता है ना समझ में। हाँ मॉड के अंदर का कोई भी मसाला होगा +- a। अच्छा 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 अच्छा,
ये जब भी फ्रैक्शन आता है ना, तो फ्रैक्शन में हमको डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर की किस वैल्यू पे वो जीरो बन रहा है, वो खराब कर देगा उसको, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -4। चुपचाप लिख दो वहाँ साइड में, x शुड नॉट बी इक्वल टू -4, है ना। इतना आता है समझ में? अरे आता है ना। ये काम आपको तब ध्यान रखना है जब डिनोमिनेटर में कोई चीज लगी हुई है। डिनोमिनेटर में कोई चीज लगी हुई है तो आपको ये देखना है कि वो चीज जीरो किस पे बन रही है। जिस नंबर पे वो जीरो बन रही है वो नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस नंबर पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। बात नहीं कर पाएंगे क्या? आप बात कर सकते हो क्या? अगर आप x की वैल्यू -4 लगा दो यहाँ पे, बात कर सकते हो फिर उसकी? नहीं कर सकते। तो -4 एक ऐसी वैल्यू जो उसको रोकेगी, है ना। अब आते हैं इसको सॉल्व करने पर। तो आप चाहो तो इसको टुकड़ों में भी सॉल्व कर सकते हो, और बात हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी का साइन जैसा डैश तो है नहीं, है ना, तो आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। याद है कि नहीं नियम? जब भी इक्वलिटी का साइन होता है तो मैं समझ गया, तो मैं समझदार की तरह समझ गया कि यहाँ इक्वलिटी का साइन है तो वो बराबर भी है उसके, और अगर कोई चीज बराबर होती है तो फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता ना बेटे तो आप इसको यहाँ घुमा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन है, तो आपको वो राइट नहीं है करने का। तो क्या करूँगा मैं ना बारी बारी कर देता हूँ, देखो टुकड़ों में कर देता हूँ ऐसे। सारी बात समझ में, है ना। पहले मैंने ये वाला भाग पकड़ लिया, इसको भूल जाते, इसको बाद में कर लेंगे। तो एक तरीके से इसको, इसका मतलब यही है ना, x-3/x+4 ऐसा लिखा हुआ है ना। अब ये -3 को अंदर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, +3 ऐसा हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा x-3 + 3x + 12 डिवाइडेड बाई x-4। अरे बस अब बेटा क्या हो जाएगा, 4x, ये क्या हो जाएगा +9, है ना। ये हो गया बेटा 4x + 9 डिवाइडेड बाई x-4 शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, -9/4 आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा समझ में। यहाँ से जब मैं इस फैक्टर को 0 के इक्वेट करूँगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं ना, इस फैक्टर को जब मैं 0 के इक्वेट करूँगा तो क्या आएगा, -9/4। इस फैक्टर को 0 के इक्वेट करूँगा तो क्या आएगा, 4, जिसको मुझे शामिल नहीं करना है, तो +4 है बेटा, मतलब -4 आएगा, इसको शामिल नहीं करना है ना, हाँ। लेकिन फिर भी क्रिटिकल पॉइंट तो मिला हमें यहाँ से। क्या मिला क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला मेरे को, -9/4 और -4, है ना। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? आपने बोला कि यार आपने तो मना किया -4 पे, हाँ तो मैं मना ही करूँगा, शुरू से लेकर एंड तक मना ही करूँगा कि ये वैल्यू नहीं हो सकती। तो जिस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते उस पर सफ़ेद बॉल बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। नंबर लाइन पे दिखाना तो पड़ेगा ना उसको, खिलाओ पिलाओ मत, लेकिन दिखा तो दो, सही बात है। तो इस इक्वलिटी को जब मैंने सॉल्व किया ना तो मुझे ये चीज़ें मिली। आई बात समझ में? ठीक है। इसी तरीके से अब मैं आता हूँ इस इक्वलिटी पर, ये मिटा दूँ। अब मैं आता हूँ इधर, x-3/x+4 इज लेस देन 3 पर, है ना। हाँ तो x-3/x+4 -3 हो जाएगा, लेस देन 0, सही बात है। तो ये हो जाएगा x-3 -3x-12 अपॉन x+4 लेस देन 0। बेटा क्या होगा, ये -2x हो जाएगा, -15 होगा अपॉन x+4 लेस देन। आ रहा है समझ में? बेटा मैं माइनस कॉमन लेना चाहता हूँ, ऊपर से ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेकर 2x + 15 हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं? ऐसे बोल रहा हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो ये हो जाएगा 2x + 15 डिवाइडेड बाई x+4। अब ये जो है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये माइनस जाएगा इधर, है ना, तो इसका मुंह घूम जाएगा ऐसे, है ना। अरे घूमेगा क्या, हाँ, ये माइनस यहाँ से गया और ये बन गया ऐसा। आ रहा है बात समझ में? आया? हाँ तो इस चीज़ में आपको क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरा, यहाँ से मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया -15/2, और वही माइनस, वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि लिख चुका हूँ। अरे नंबर लाइन पे 2 बार थोड़ा ना एक चीज़ को दिखाऊंगा, ठीक है। इतना आया समझ में, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहा है समझ में? पक्की बात? क्या सीख रहे हो इस क्वेश्चन के मीडियम से? मॉड्यूलस अपॉन मॉड्यूलस
मॉड्यूलस अपॉन मॉड्यूलस होगा तो किस तरीके से अप्रोच करना है, आ रहा है समझ में? ये मिटाया मैंने, बनाई नंबर लाइन, है ना? ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गए भाई? माइनस का 4 है, माइनस का 2.25 है, 9/4 का मतलब होता है 2.25, और माइनस का 7.5 है, 7.5, 2.25 और 4। सबसे छोटा कौन है? 7.5 का माइनस, है ना? तो वहीं से शुरू करते हैं। ये हो गया माइनस का 15/2, फिर आएगा माइनस का 4, और फिर आएगा माइनस का 9/4। क्या बोलते हो, सही है? और क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन तो है नहीं, तो सब पे कौन सी बॉल आएगी? वाइट। अरे इस पे भी वाइट, और इस पे तो डिफाइन है ही नहीं, तो इस पे तो वाइट आनी है ना? और इस पे भी वाइट, सब पे सफेद बॉल आएगी ना यार। ग्रेटर और लेस वाले साइन में ओपन इंटरवल आता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब करते हैं टेस्ट, है ना? टेस्टिंग वैल्यू लेते हैं भाई। आप सबको पता है ये माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 7.5 के रास्ते में कौन आता है? -8 आता होगा। -8 आता है क्या इस रास्ते में? डाल के देखते हैं। -8 -3 कितना होता है? -11, -11 अपॉन -8 + 4 कितना होता है? -4। ये हो गया 11/4। 11/4 का क्या मतलब होता है? 2.75। 11/4 का मतलब क्या होता है? 2.75। भरोसा रखो ना। 2.75 3 से क्या है? सही बात है, मतलब सही बात है ना? ये मेरे काम की बात है ना? ये मेरे काम का है। अब आते हैं -7.5 से लेकर -4 के रास्ते में, -5 आता होगा, तो -5 आता है इस रास्ते में, तो -5 -3 हो गया -8, -5 + 4 हो गया -1, माइनस माइनस कट हो गया। 8/1 8 होता है, और उसका मॉड 8 होता है। क्या 8 3 से छोटा होता है? तो ये मेरे मतलब का नहीं है, ये गलत बात बोलता है, ये तो गलत बात करता है, उसके लिए क्रॉस, है ना? -4 से लेकर -2.25 के रास्ते में कौन आता है? -3 आता है। -4 से लेकर -2.25 के रास्ते में -3 आता है। -3 डालेंगे यहाँ पर, तो -3 कितना होता है? -6 डिवाइडेड बाय -3 + 1 कितना होता है? +1। ये कितना हो गया? -6। -6 का मॉड कितना होता है? 6। क्या 6 3 से छोटा है? ये भी मेरे मतलब का नहीं है, गलत बात है। अब आओ -2.25 से इन्फिनिटी के रास्ते में कौन आता है? सबसे बेस्ट। 0 - 3 -3, 0 + 4 4, -3/4 इज -0.75 का मॉड 0.75, एंड 0.75 इज लेस देन 3, मतलब मेरे मतलब का आया। तो आंसर क्या हो गया मेरे इस मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का? मेरा इस मॉड्यूलस का आंसर हो गया है -∞ से लेकर -15/2 ओपन, है ना? देन यूनियन, देन -9/4 से लेकर इन्फिनिटी। ये हो गया मेरा आंसर। देखो x बिलोंग्स टू आगे समझ लो नहीं? और ये सवाल में अगर ऐसा होता तो ये डंडा यहाँ होता तो ये सब क्लोज में आ जाता है, ये क्लोज आता, ये भी क्लोज आता, है ना? अगर डंडा होता ना तो बराबर भी लेता, मैं बराबर लेता तो इसको शामिल करना पड़ता, -9/4 भी शामिल होता, -15/2 भी शामिल होता, -4 नहीं होता लेकिन कभी भी, क्योंकि -4 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो, क्योंकि वो डिनोमिनेटर। आ गया समझ में अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट? ये बात है हमारी मॉड्यूलस, ठीक है? चलो रिलेशन पे मॉड्यूलस के सवाल कर लेते हैं एक दो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेशन पे कर लेता हूँ। करवाया था मैंने एक क्वेश्चन, देखते हैं कुछ आइडिया पड़ रहा है।
फाइंड आर, ऐसे लिखा हुआ है, फाइंड आर का रिलेशन बनाना है, बताना है आपको। ए से ए की तरफ दिया हुआ है, ए दे रखा है आपको 1 2 3 4, ए दे रखा है आपको 1 2 3 4, है ना। सच दैट वो जो रिलेशन है वो ऐसे दे रखा है, ए कॉमा बी such that a minus b is equals to 10, a minus b is equals to 10। तो मॉड तो है ही नहीं, लेकिन चलो इसमें मॉड नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। नेक्स्ट फिर मॉड्यूलस वाला करते हैं। एक रिलेशन दे रखा है ए से ए की तरफ, ए दे रखा है 1 2 3 4, आर रिलेशन ए बी है उसमें सच दैट a minus b 10 है। क्या क्या आएगा इस रिलेशन में बताइए। क्या आएगा a minus b, मतलब ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से घटाओगे ना तो कितना मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। क्या आएगा बोलो, 5। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं आएगा, है ना। इस रिलेशन में मतलब ऐसा रिलेशन की ऑर्डर पेयर जो आएंगे ना उसमें ए बी, उसमें से पहले को दूसरे को घटाओगे ना, a माइनस बी करोगे तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। आप सोचो, पहले मेरे को ये बताओ, ए से ए की तरफ, ए से ए का जब मैं रिलेशन दूंगा, पहले तो इसका बाइनरी प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इटसेल्फ 16 ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें, है ना। 16 ऑर्डर पेयर आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, इस तरीके से 16 आएंगे। और जब मैं पहले कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से घटाऊंगा ना, यही तो बोल रहा है वो कि उस रिलेशन में पहले कंपोनेंट को जब आप सेकंड से घटाओ तो 10 आए। ऐसे कितने ऑर्डर पेयर है, कोई भी नहीं है ऐसा। ये आपसी समझ से आप कर सकते हो ना ये सवाल। पहले आप है ना a to n देखोगे तो a क्रॉस a लिखोगे, a क्रॉस a लिख दोगे सर, ये लिखने की जरूरत है मुझे। 16 ऑर्डर पेयर बनाऊं क्या, बना दोगे ना। 1 को पकड़ के सारी बात कर देना, 2 को पकड़ के सारी बात, 3 और 4 सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट a होता है, ऑर्डर पेयर का दूसरा कंपोनेंट b होता है, x y भी बोल सकते हैं, यहाँ पर a b की बात चल रही है। और जब आप पहले कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से घटाओ तो आपको 10 मिलना चाहिए, ऐसा कभी होगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि किसी में भी ऐसा नहीं आएगा, किसी में भी ऐसा नहीं आएगा कि आपको 11,1 दिख रहा हो, ऐसा आएगा क्या कोई, या आपको आ रहा हो 12,2, ऐसा कोई ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं, मिलेगा। ऐसा मिलेगा तभी तो 10 आएगा, लेकिन ऐसा कोई होगा ही नहीं उसमें, नहीं होगा कि जिसका डिफरेंस 10 आ जाए, ऐसा कोई नहीं होगा उसमें। डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा 3 आएगा आपका, ये भी सोचो आप, है ना, ये भी सोचो आप, क्योंकि आप 1 4 हो सकता है, 2 4, है ना, 3 4 4 4, तो जो सबसे भारी अंतर हो सकता है वो 1 4 का हो सकता है ना, जो कि 3 होगा शायद, है ना, 4 1 सॉरी 4 1, है ना, 4 1 जो कि डिफरेंस 3 देगा। उसके अलावा मेरे को लगता नहीं है, लगना क्या है इसमें, आप खुद भी सोच सकते हो कि इसमें ऐसा कोई भी नहीं आएगा कि जिसका डिफरेंस 10 हो जाए। तो इस रिलेशन, ये रिलेशन क्या आएगा, दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करो यार, ये तो चलो आसान था। ये रिलेशन है a comma b such that mod of a minus b should be greater than equal to 0। a दे रखा है आपको 1 2 3 4, इसमें भी आप थोड़ा सा लॉजिक सोचोगे ना, 5 सेकंड में उत्तर दे दोगे आप उसका, अगर आप थोड़ी सी चीज सोचो। ये है मॉड, मॉड के अंदर कोई भी चीज लिखी हुई है और सामने वाला क्या चाह रहा है कि वो चीज उसको क्या मिले, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अबे मिलेगी ही 0 से बड़ी, क्योंकि मॉडुलस देगा ही तेरे को 0 से बड़ा। सही बात है कि नहीं, सोचो एक बार, है ना। मॉडुलस के अंदर कोई भी मसाला 0 या 0 से बड़ा ही होता है ना, तो क्या क्या आंसर हो जाएगा, a क्रॉस a। इस रिलेशन का आंसर क्या होगा, a क्रॉस a। नहीं आया समझ में, पक्का। इस रिलेशन का आंसर क्या हो जाएगा, a क्रॉस a हो जाएगा।
आगे समझो। तीसरा क्वेश्चन, ये किसी को डाउट है ए क्रॉस ए क्यों आया इसका आंसर? थर्ड करिए। रिलेशन दे रखा है a comma b such that b is equals to mod of a minus 2, a belongs to z and mod of a is less than 4। निकाल दोगे रिलेशन? ये रिलेशन आपको इस तरीके से दे रखा है। इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, कुछ इस तरीके से है कि जो बी होगा, बी मतलब सेकंड कंपोनेंट, वो क्या है मॉड ऑफ ए माइनस 2 के बराबर है। ए की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, ए किसको बिलोंग कर रहा है? जेड को। और मॉड ऑफ ए क्या होना चाहिए? ये इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ ए लेस देन 4 है ना, लेस देन 4, और होना क्या चाहिए वो ए जेड। तो 4 जेड क्या होता है बेटा? इंटीजर, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज जो इंटीजर की होती है। तो मुझे ये बताओ कि 4 से छोटे इंटीजर कौन कौन है? माइनस, आप बोलोगे सबसे पहले 3, फिर बोलोगे 2, फिर बोलोगे 1, फिर बोलोगे 0, फिर बोलोगे -1, -2, -3, -4 नहीं। सोचो क्यों? मॉड है भाई, कुछ तो है, कुछ तो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी ना। यहाँ दरवाजा लगा हुआ है, क्योंकि अगर मैं मॉड -4, आप बोलोगे कि यार 4 से छोटा तो -4 भी होता है, -5 सभी होते हैं ना, लेकिन मॉड तो उसका घुमा के पॉजिटिव ही दे देगा आपको। आप देखो ना, ये -4 अगर मैंने लिया तो -4 का मॉड क्या होता है? और 4 से छोटा होता है। हाँ, इसी तरीके से जब मैं -5 लूंगा तो -5 का मॉड क्या होगा? 5, और 5 4 से छोटा होता है। हाँ, तो a की वैल्यू a कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। दैट्स इट। ये हो गई हमारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। अब डालते जाओ, आपको b मिलता जाएगा। जब a -3 डालोगे तो b क्या मिलेगा? -5 का मॉड 5। b होगा सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट, मतलब सेकंड कंपोनेंट यानी आउटपुट। और आउटपुट हमेशा क्या होगा? हाँ, रेंज। आउटपुट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा आंसर क्या देता है? नहीं आया समझ में? मॉड्यूलस लिखा हुआ है ना, ये b बराबर मॉड, b बराबर किसी का मॉड। ग्राफ याद है, एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हमेशा पॉजिटिव पे आते हैं, नीचे वो खेलता ही नहीं है क्योंकि मॉड्यूलस है ना। ये आया समझ में? ये चीज है ना, मॉड ऑफ ए 4 से छोटा होना चाहिए और वो इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। तो 4 से छोटे मैंने शुरू कर दिया, 3, 2, 1, 0, पीछे गया -1 भी सही है, -2, -4 पे मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि -4 घुमा के 4 ही दे देगा मॉड उसका, और 4 से छोटा नहीं होता है। तो मैं समझ गया कि फिर मैं -4 से छोटे भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो और बड़े ही होते जाएंगे क्योंकि उनके मॉड्यूलस है ना। तो ये हो गया हमारा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, दैट पॉसिबल वैल्यूज दैट ए कैन टेक, है ना। तो इस रिलेशन में क्या आ जाएगा भाई? इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर कैसे आ जाएंगे? पहले -3 को पकड़ूंगा, तो -3 डाला यहाँ पर, तो -3, -2, -5 का मॉड 5 है ना, पहला ऑर्डर पेयर। -2, 4, -1, 3, 0, 2, 1, 1, 2, 0 एंड 3, 1। बहुत ही बढ़िया, ये हो गया मेरा रिलेशन, है ना। इस रिलेशन का डोमेन क्या है बेटा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इस रिलेशन की रेंज डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। कोडोमेन भी वही हो जाएगी, कोडोमेन भी वही हो जाएगी जो रेंज है ना, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा तो दे नहीं रखा सेट बी के एलिमेंट्स है ना, तो कोडोमेन वही हो जाएगा जो रेंज है। आया समझ में? बस अब छोटी छोटी बातें है जो हमें कवर करनी है रिलेशन के अंदर। तो सबसे पहले अब रिलेशन में लिखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। देखो मॉड्यूलस अब हम पढ़ चुके हैं, मॉड्यूलस का बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, ऑलमोस्ट पूरा ही मॉड्यूलस हमने खत्म कर दिया। अब जब हम फंक्शन चैप्टर पे जाएंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मॉड्यूलस पे, और 2-3 छोटी छोटी बातें और हैं जो मैं आपको इस पे बेस्ड बताऊंगा।
लेकिन फिलहाल रिलेशन के लिए बहुत है मॉडुलस का अभी का कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब आइए लिखिए आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। लिखिए इसके बारे में, इफ द रिलेशन इन ए इफ द रिलेशन इन कैपिटल ए कोई सेट है उसके अंदर रिलेशन दिया हुआ है, इफ द रिलेशन इन कैपिटल ए इज गिवन बाय, if the relation in capital A is given by like this A R A, समझ में आ रहा है? A R A मतलब A का अंदर के एलिमेंट छोटे A, तो छोटे A का रिलेशन छोटे A के साथ, है ना। if the relation in A is given by A R A, for every A belongs to A, for every ऐसे लिखो, for every small A belongs to capital A, then the subset given by this relation then the subset given by this relation then the subset given by this relation is the diagonal set, is the diagonal set, is the diagonal set, is the diagonal set, जो कि हम ऐसे दिखाएंगे, diagonal set को ऐसे दिखाएंगे भाई। A से A का रिश्ता दे दें तो ऑर्डर पेयर में A, A such that वो छोटा है किसको बिलोंग कर रहा है, बस इतना। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो hence A R B, A का रिलेशन B की तरफ, hence A is related to B if B is equals to A, if B is equals to A। ये देखो इस चीज से, इस कंक्लूजन से आप अगर ऐसे A is related to B, अगर B अगर A के बराबर होगा तो आप बोल सकते हो दिस इज व्हाट आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम, है ना। दिस इज योर आइडेंटिटी रिलेशन, एग्जांपल के मीडियम से करेंगे समझ में आ जाएगा क्या। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं फिर इसको समझेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब इसको देखिए, लेट कैपिटल A बी अ नॉन एम्प्टी सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले लिखिए, मान लिया जाए कैपिटल A है, मतलब कुछ भरा हुआ है उसमें, खाली नहीं है। लेट कैपिटल A बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then a binary relation, then a binary relation R, then a binary relation capital R on A, then a binary relation capital R on A is said to be अब रुकिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, तीन प्रकार पढ़ेंगे इसमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना। आपने क्या लिखा है, अगर कोई बाइनरी रिलेशन, क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन, हाँ कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो बाइनरी रिलेशन R का A की तरफ, है ना, इज सेड टू बी वो रिलेशन पहला पॉइंट लिखिए, रिफ्लेक्सिव, है ना।
कोई भी रिलेशन अगर हम दे रहे हैं बाइनरी रिलेशन ऑन ए, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, है ना, वो रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, वो रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो पहला वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए उस रिलेशन को बिलोंग करेगी। वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा जब ए उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है ये चीज, ए भाई कोई सेट दे रखा होगा, उसके अंदर के एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 है, तो जब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराऊंगा तो उसमें 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे कि अगर मान लीजिए ए है 1 2 3 और अगर मैं रिलेशन दे रहा हूँ और रिलेशन में मैं ये लिख रहा हूँ 1 1 2 2 3 3, ये बात समझ में आ रही है कि आपको। हालांकि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, 9, लेकिन मैंने रिलेशन में क्या लिखा है 1 1 2 2 3 3। समझ में आ रहा है, ए नहीं आया समझ में, है ना। तो ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, बस नाम दे रहे हैं बस कि अगर ऐसा ऐसा मिल गया आपको तो आप उसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो। समझ में आया रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चीजें देखनी है, वही सेम 1 1 2 2 3 3, तो वो रिलेशन क्या होगा, आई बात समझ में। हाँ तो लिख लो ये, for every a belongs to a, for every small a belongs to capital A, है ना, i.e. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, i.e. a is related to a for every a belongs to a, for every a belongs to a, है ना। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब वो ए के आर को रिलेशन को बिलोंग करेगा, उन सारे ए के लिए जो उस कैपिटल ए में है ना, उन सारे ए के लिए जो ए रिलेटेड है ए से, उन सारे ए बिलोंग्स टू ए के लिए, है ना, तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक। मान लीजिए कोई रिलेशन है 1 2 3, है ना, वही लेके चल रहा हूं मैं आपको, वही से उसी से सब समझाऊंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके 9 ऑर्डर पेयर देगा, वापस से वही बात, ठीक है। मैं रिलेशन दिखा रहा हूँ आपको ना, रिलेशन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 आएगा, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 आएगा, 2 1 आएगा क्या, आएगा बिल्कुल आएगा। 1 2 पहले 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, मतलब 1 2 भी आ रहा है और 2 1 भी आ रहा है। इसी तरीके से उस रिलेशन में अगर 2 3 आ रहा हो तो क्या आना चाहिए, 3 2 भी आना चाहिए। अगर उस रिलेशन में 1 3 आ रहा है तो उस रिलेशन में 3 1 भी आना चाहिए, सब आने चाहिए जितने पॉसिबल है। ये नहीं कि हाँ 2 3 आ रहा है 3 2 आ रहा है लेकिन 1 3 आ रहा है 3 1 नहीं आ रहा, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा रिफ्लेक्सिव, है ना। अगर 1 3 है उस रिलेशन में तो और क्या होना चाहिए, 3 1 भी होना चाहिए। अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इसके बारे में, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, हमारा सिमेट्रिक। तो दूसरा पॉइंट है आपका सिमेट्रिक, दूसरा है आपका सिमेट्रिक। अरे हंस क्यों रहे हो यार आप लोग, हाँ क्या हो गया, क्या होता है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हंसो मत यार, फालतू दांत नहीं दिखाने का मेरे को, अब ये हंसने वाली बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हाँ अरे हंसी क्यों आ रही है, पहले ये बता दो मेरे को, क्या मैंने हंसने वाली कोई बात करी क्या, नहीं पढ़नी क्या मैथ, जोर जबरदस्ती नहीं है, नहीं पढ़नी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्ट्रेट अवे जा सकते हो बाहर, मैंने पहले भी बोला है, लेकिन फालतू मत क्या करो यार, काफी इरिटेटिंग होता है, मजा नहीं आता मेरे को इसमें, चिड़ मस्ती है ना। ढंग से बैठो, सेंसिबली बैठो, नहीं भी समझ में आ रहा है तो अटेंटिव रहो, लेकिन हंसो मत फालतू, बैठो। सिमेट्रिक है ना तो लिखो इसके बारे में, सिमेट्रिक के बारे में, इफ a, b
किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इफ ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो वो ये इंप्लाई कर रहा है, इम्प्लाइज, ये साइन जो होता है बेटा ये किसका होता है, इम्प्लाइज, है ना, इम्प्लाइज लिख लो यहाँ शार्ट, इम्प्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सही बात है ना, जो बोला मैं वही है, अभी जो समझा रहा हूँ मैं वही लिखा है। ए कॉमा बी भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बी कॉमा ए भी उस रिलेशन को, वो ये इम्प्लाई करता है, वो भी उसको करना चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल उन सारे ए बी, छोटे ए बी जो कि उस कैपिटल ए को बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, आ रहा है समझ में, वो सारे ए बी जो उस ए को बिलोंग करें, ठीक है ना। तो मतलब आई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ए आर बी बी आर ए। समझ आ रहा है, ये चीज क्या बता रही है आपको, सिमेट्रिसिटी, है ना, सिमेट्रिक, ठीक है। ऑफ कोर्स ए और बी किसको बिलोंग करेंगे, कैपिटल ए, है ना, ये ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिखा है, हियर ए बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल। A is related to B implies what? B is related to A. For which thing? For what? For which relation? Symmetric relation, है ना? Reflexive के लिए क्या? वो सेम 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब जो अगर एक सेट है ना A, अब मान लीजिए A सेट में है मेरे पास 1 2 3 4 5, तो उस सेट को रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, वो पांचों चीजों का जोड़ा होना है उसके पास। अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 है, 5 5 नहीं है तो नहीं बोलूंगा, सब होना चाहिए, सब सारे ए कॉमा ए होना चाहिए उसमें, है ना। आई बात समझ में। दूसरा सिमेट्रिक के लिए क्या, कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, है ना, सारे ए बी बी है वो सब होना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा। हाँ, अब आता है ट्रांजिटिव। अब देखो सुनो, अगर ऐसा 3 लोग हैं, मेरी दोस्ती इनके साथ है, इनकी दोस्ती उनके साथ है, तो मेरी और उनकी भी अपने आप में दोस्ती हो जाएगी। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए और सी में भी रिलेशन हो गई होगा, जरूरी नहीं है, अगर होगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ऐसा है। आ रही बात समझ में। तो लिखिए तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव थर्ड ट्रांजिटिव। तो लिख लो, इफ A comma B belongs to the relation and B comma C also belongs to the relation, implies A comma C belongs to the relation. That's it, है ना। If A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, तो वो ये इम्प्लाई करेगा कि ए सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। फॉर ऑल उन सारे ए बी सी जो कैपिटल ए को बिलोंग करेंगे, है ना। कैपिटल ए मतलब सेट यार, वही कैपिटल ए के, कैपिटल ए के तो सारे एलिमेंट्स होंगे ना। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, है ना। मैं वापस बता देता हूँ, ये जो सिंबल जहाँ जहाँ आप देखोगे उसको कैसे पढ़ोगे, रीड एज इम्प्लाइज, है ना, इसको इम्प्लाइज पढ़ेंगे। ये चीज ये बता रहा है या ये इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है, ओके। आगे समझ में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और अगर ऐसा रिलेशन जो ये तीनों खूबियां रखता हो, समझ में आ रही है, ऐसा कोई रिश्ता दिखे आपको, ऐसा कोई रिलेशन दिखे जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना।
तीनों खूबियां होनी चाहिए उसमें। दो है और एक नहीं है तो नहीं बोलूंगा। इस किसी रिलेशन को उल्टा भी पूछ सकता हूँ मैं, किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना है, रिफ्लेक्सिव होना है, सिमेट्रिक होना है और ट्रांजिटिव। ये तीनों ही चीजें फॉलो करनी है उसको, है ना। तो लिख लो ये इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। और लिख लो इसकी परिभाषा, a relation which is reflexive, symmetric and transitive, a relation which is reflexive, a relation which is reflexive, symmetric, a relation which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation, is called equivalence relation। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम में करते हैं इसके बारे में डिटेल में बात, एग्जाम्पल के मीडियम से तीनों चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारे रिलेशन का, कल ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे इसको और तुरंत फंक्शंस चैप्टर पे बढ़ेंगे आप। चलिए हाँ